हेलो फ्रेंड्स, डिलो जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बरखा शर्मा आपके सामने। हम लोग कर रहे हैं पॉक्सो एक्ट। कौन सा एक्ट कर रहे हैं हम लोग? पॉक्सो एक्ट कर रहे हैं, जिसका हम देख चुके हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और आज बारी है पार्ट थर्ड की। पार्ट थर्ड की बारी है, जो क्या बोल रहा है हमको कि ये जो सेक्शंस कवर करेगा ये शुरू करेगा 27 से, क्योंकि इससे पहले जो हम सेक्शन देख के आए हैं वो 26 तक देख के आ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के अंदर हमने 26 सेक्शन तक कवर कर दिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या बोल रहा है ये सेक्शन बोल रहा है बालक की चिकित्सकीय परीक्षा, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। तो उस बालक की चिकित्सकीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किसी बात के होते हुए भी क्या करेगा? जो बालक की चिकित्सकीय परीक्षण होगा दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि हमारी जो सीआरपीसी है 1973, उसकी धारा 164 के अनुसार होगी, जहां की अगर एफआईआर या परिवाद किया गया हो या नहीं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जो होगा कि जो पीड़ित बालिका हो तो चिकित्सकीय परीक्षण किसी महिला डॉक्टर के द्वारा ही किया जाएगा और ऐसे परीक्षण के समय उसके माता पिता, संरक्षक या उसका कोई हित प्रतिनिधि होगा, वो वहां पर उपस्थित होगा। और जहां पर अगर कोई माता पिता है, उसके कोई संरक्षण है या फिर कोई जो हित प्रतिनिधि वगैरह है, कोई अगर उपस्थित नहीं होगा, तो जो चिकित्सकीय परीक्षा की जाएगी वो चिकित्सक संस्था के प्रमुख द्वारा किसी महिला की उपस्थिति में ही की जाएगी, ठीक है, अन्यथा नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं हम अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर है चैप्टर 7, जो बात करता है विशेष न्यायालयों के बारे में, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। कहां से कहां तक सेक्शन कवर कर रहा है? सेक्शन कवर कर रहा है 28 से लेके 32 तक। जब हमने डेफिनेशन क्लोज देखा था, सेक्शन 2 देखा था, तो उसमें आया था एक सेक्शन 2L। एल क्या बोल रहा था? विशेष न्यायालयों की बात कर रहा था, यानी कि स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा था। तो जो सबसे पहले सेक्शन इसका आता है सेक्शन 28। सेक्शन 28 बोलता है विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाना। इसका मतलब होता है डेजिग्नेशन ऑफ स्पेशल कोर्ट्स की बात कर रहा है। किस लिए किया जाएगा? शीघ्र विचारण करने के लिए किया जाएगा। कौन करेगा? स्टेट जो गवर्नमेंट होगी, विद कंसेंट ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के द्वारा इसकी का क्या किया जाएगा? विशेष न्यायालयों को अभिहित किया जाएगा। और अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के लिए अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय किसी विशेष न्यायालय को अभिहित करेगी। सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय अभिहित किया जाएगा। मतलब यदि कोई सेशन न्यायालय बालक न्यायालय के रूप में पहले से ही बना हुआ हो, बालक संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अनुसार, तो वह इस अधिनियम के अधीन बालक न्यायालय ही होगा, ठीक है। और पॉक्सो में विचारण करते समय न्यायालय सीआरपीसी जो 1973 है उसके अपराधों के संबंध में विचारण कर सकेगा। मतलब ट्रायल उसी के अकॉर्डिंग की जाएगी, मतलब सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। जहां विशेष न्यायालय को अधिकारिता होगी कि वह आईटी एक्ट 2000 की धारा 67B के अधीन किसी अपराध का बालकों को चित्रित करने वाली लैंगिक प्रकटन सामग्री प्रकाशन, परीक्षण व उपयोग सुकर बनाने के संबंध में विचारण की अधिकारिता होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है? आईटी एक्ट को 2002 है, उसको पावर दे रहा है, ठीक है। किसके संबंध में? ट्रायल के संबंध में। अब आता है सेक्शन 29। सेक्शन 29 बोल रहा है कतिपय अपराधों के बारे में उपधारणा। उपधारणा के बारे में बात कर रहा है 29। क्या बोल रहा है ये कि प्रिजम्पशन एज टू सर्टेन ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे? कि यहाँ पे जो सेक्शन 3579 है, 3579 ही क्यों लिया गया है? क्योंकि जब हम देखा था चैप्टर 2 में जो अपराध दिए गए थे, ये उनका उल्लेख कर रहा है। 3 से लेके जो हमारे अपराध थे उनके बारे में बात कर रहा है, 3 to 12, ठीक है। इन अपराधों की बात कर रहा है, इसमें इनके दंड भी शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो जो 3, 5, 7 के अधीन अपराधों की न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसा अपराध किया गया है और उसका दुष्पीड़न या प्रयत्न किया गया है। इनके अपराध के संबंध में, इसके दुष्पीड़न के संबंध में, इनके प्रयत्न के संबंध में न्यायालय उपधारणा करेगा, जब तक कि ये साबित नहीं किया जाता कि ऐसा अपराध नहीं किया गया है। अब क्या बात करता है सेक्शन 30? सेक्शन 30 कहता है आपराधिक मानसिक दशा के बारे में, कि ऐसा माना जाएगा कि वहां पे मैंसरिया विद्यमान थी। मतलब जब अपराध किया गया था बालकों के संबंध में, तो उस टाइम माना जाएगा कि जिसने वह अपराध किया है उसके दिमाग में मैंसरिया थी, उसका मानसिक आशय ऐसा था अपराध करने का, ठीक है। फिर सेक्शन 31 बात करता है कि भाई विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का लागू होना, यानी कि जो दंड प्रक्रिया संहिता है हमारी सीआरपीसी 1973 है, उसके प्रावधान पॉक्सो पर भी लागू होंगे। विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन का संचालन करने के लिए एक व्यक्ति लोक अभियोजक होगा। लोक अभियोजक क्या होता है? लोक अभियोजक होता है एपीपी,
ठीक है, इसको बोलते हैं एपीपी होगा। तो ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब आता है सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात कर रहे हैं हमें विशेष लोक अभियोजक के बारे में। क्या बोल रहा है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नोटिफिकेशन जारी करके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग विशेष न्यायालय के लिए, स्पेशल कोर्ट्स के लिए एक लोक अभियोजक यानी कि पीपी अपॉइंट करेगी। ठीक है, लोक अभियोजक की योग्यता क्या होगी? लोक अभियोजक की योग्यता होगी कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता क्या होता है? लॉयर होता है, वकील होता है, जो कोर्ट में प्रैक्टिस करता है वो व्यक्ति होता है। ठीक है, कितना अनुभव होना चाहिए? इसको 7 साल का अनुभव होना आवश्यक है। और यहाँ का एपीपी सीआरपीसी के 2U में भी एपीपी माना जाएगा। यहाँ पे जिस एपीपी को डिफाइन किया गया है और जो सीआरपीसी में सेक्शन 2U के अंतर्गत पीपी डिफाइन किया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। यहाँ पे तो 7 साल आती है, ठीक है ना, कम से कम कितना अनुभव होना चाहिए? 7 साल का। लेकिन जब हम सीआरपीसी के अंतर्गत प्रोविजंस देखते हैं ना, सीआरपीसी में प्रोविजंस, तब कहता है कि भाई 10 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे। अब आता है हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 बात करता है सेक्शन 33 से लेकर 38 तक विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया यानी कि प्रोसीजर। किसका प्रोसीजर बात कर रहा है? स्पेशल कोर्ट्स की। शक्तियां यानी कि पावर तथा साक्ष्य का अभिलेखन यानी कि साक्ष्य को रिकॉर्ड करना, एविडेंस को रिकॉर्ड करना। ठीक है, सेक्शन 33 क्या बोल रहा है? विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां, स्पेशल कोर्ट की जो पावर्स होंगी, प्रोसीजर होगा, वो बता रहा है। यहाँ पे टोटल कितने पॉइंट है? यहाँ पे टोटल पॉइंट है 9। मतलब सेक्शन 33 है, इसके अंदर 9 क्लोजेस दिए गए हैं जिनमें हमको बताया गया कैसे कैसे काम होगा। तो क्या होगा कि कोई विशेष न्यायालय ऐसे अपराधों की शिकायत प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी समय अपराध का संज्ञान ले सकेगा। कौन लेगा संज्ञान? विशेष न्यायालय लेगा। क्या करेगा फिर? बालक की परीक्षा करेगा, विचारण के दौरान विराम देगा उसको। कैसे देगा विराम? भाई बालक से प्रश्न पूछ रहा है, उसको लगता है कि भाई बालक को विराम की यानी कि उसको ब्रेक की आवश्यकता है, तो उसको थोड़ी देर आराम करने की सलाह देगा। उसके लिए क्या करेगा? प्रश्न पूछने के समय पे मित्रतापूर्ण उसके लिए वातावरण तैयार करेगा, फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार करेगा। और बालक को न्यायालय में साक्ष्य देने के लिए बार बार नहीं बुलाएगा। मतलब आपने एक बार बुला लिया, ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरी लगता है तो दोबारा बुलाओ, अन्यथा क्या करेगा? कोशिश करेगा कि उसका जो साक्ष्य होगा वो एक बार में ले लिया जाए। विचारण के दौरान उससे आक्रामक प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, उसका चरित्र हनन होने के संबंध में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे और बालक के संबंध में गरिमा बनाए रखेगा। अन्वेषण व विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट नहीं करेगा, और अगर ऐसा प्रकट भी किया जाता है तो न्यायालय की अनुमति से ही किया जा सकेगा केवल, और उसको विहित प्रतिकर का संदाय किया जाएगा। ठीक है, और सेशन न्यायालय की जो शक्तियां होंगी वैसी की वैसी पावर होगी हमारे स्पेशल कोर्ट के पास में। ठीक है, स्पेशल कोर्ट होता है उसके पास में ये पावर्स होंगी। अब जो हमारा सेक्शन 34 आ रहा है वो बता रहा है कि भाई बालक के द्वारा अपराध किए जाने और विशेष न्यायालय द्वारा आयु का अवधारण करने के मामलों में प्रक्रिया। क्या किया जाएगा कि अगर किसी बालक ने अपराध किया है और कोई आयु का निर्धारण करना है तो स्पेशल कोर्ट कैसे कैसे अपनी पावर्स का यूज करेंगे ये बता रहा है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जेजे एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग क्या की जाएगी? कार्रवाई की जाएगी। हमने जब माइनर एक्ट्स करे हैं तो उनमें हमने जेजे एक्ट को भी कर लिया है। तो जिन जिन लोगों ने जेजे एक्ट नहीं किया है वो लोग जाके हमारे लेक्चर्स के थ्रू जेजे एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली हमारे सारे माइनर एक्ट्स हो चुके हैं, कुछ एक बचे हुए हैं जिनको हम जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर बालक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करेगा? विशेष न्यायालय के द्वारा किया जाएगा आयु का निर्धारण, कि वो व्यक्ति बालक है कि नहीं। अब इसका एक पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई स्पेशल कोर्ट के द्वारा कोई दिया गया ऑर्डर केवल इस आधार पर ही इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि उस एज के बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। अगर ऑर्डर दे दिया तो ठीक है, लेकिन अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए इस वजह से क्या नहीं होगा कि उसको ऑर्डर जो पास किया उसको इनवैलिड घोषित नहीं करेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 35 की। सेक्शन 35 बोलता है बालक के साक्ष्य को अभिलिखित करने व मामला निपटाने की शक्ति किसके पास होगी? बालक के साक्ष्य को स्पेशल कोर्ट के द्वारा 30 दिन के अंदर अंदर अपराध का संज्ञान लेने से, मतलब अपराध का संज्ञान लिया है तब से 30 दिन के अंदर अंदर क्या करा जाएगा? उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके कथन वगैरह को, साक्ष्य वगैरह को अभिलेखित किया जाएगा। और अगर किसी तरह की देरी होती है तो उस देरी के कारणों को अभिलेखित किया जाएगा। और विशेष न्यायालय अपराध का संज्ञान के लिए किए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर विचारण को पूरा करेगा। क्या बोल रहा है कि जब अपराध किया गया है, उसका संज्ञान ले लिया गया है, तो संज्ञान लेने के बाद से विशेष न्यायालय क्या करेगा? 1 वर्ष के भीतर भीतर यानी 1 ईयर के अंदर क्या करेगा? ट्रायल को पूरा करेगा, विचारण को पूरा करेगा।
अब जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है सेक्शन 36 क्या बोल रहा है, साक्ष्य देते समय बालक का अभियुक्त को ना दिखाना। इसका मतलब हो गया कि जो विशेष न्यायालय होगा, स्पेशल कोर्ट होगा, ये सुनिश्चित करेगा कि भाई जो बालक है किसी भी प्रकार से साक्ष्य को अभिलेखित करते समय अभियुक्त के सामने नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, जो विशेष न्यायालय है ना, साक्ष्य देते समय अभियुक्त के सामने बालक को नहीं लाएगा। क्या होगा कि बालक क्या होता है, कोमल वयस्क मन का होता है, फिर वो क्या होता है कि वो डर जाए कहीं कि भाई अभियुक्त के सामने अपनी बात नहीं रख पाए, तो इसलिए क्या किया जाएगा, अभियुक्त को और बालक को एक दूसरे से दूर रखा जाएगा। और जो बालक का कथन होगा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, एकल दृश्य पर्दा आदि के माध्यम से अभिलेखित किया जाएगा। अब इसके बाद आता है सेक्शन 37। सेक्शन 37 हमको बोल रहा है विचारण का बंद कमरे में संचालन। ठीक है, क्या बोल रहा है, विचारण को कहाँ किया जाएगा, बंद कमरे में। कैमरा ट्रायल की बात कर रहा है। बालक का जब विचारण बंद कमरे में किया जाएगा तो माता पिता, उसका संरक्षक या कोई हित प्रतिनिधि जो उससे वैश्वासिक संबंध रखता हो, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाए, उसकी उपस्थिति में ही क्या किया जाएगा, ट्रायल की जाएगी ना, जो विचारण बंद कमरे में, वो उनके सामने किया जाएगा। और जहां बालक की परीक्षा न्यायालय से भिन्न किसी स्थान पर होती है तो वहां पर सीआरपीसी के सेक्शन 284 के उपबंधों का अनुसरण किया जाएगा। अगर बालक की परीक्षा न्यायालय में नहीं की गई, किसी अन्य स्थान पर की गई है, तो जो 284 ये सेक्शन है हमारे सीआरपीसी का, उसको फॉलो किया जाएगा, ये बता रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 38 की। 38 क्या बोल रहा है, ट्रांसलेटर के बारे में, कि बालक का साक्ष्य अभिलेखित करते समय किसी दुभाषा विशेषज्ञ की सहायता लेना। ट्रांसलेटर की अवेलेबल कराने के लिए बोल रहा है। क्यों भाई, कई समय क्या होता है, कोई बालक होता है वो नहीं समझ पाता कि भाई वो सामने वाला व्यक्ति मेरे से क्या प्रश्न पूछ रहा है, तो उसके लिए किसी दुभाषिया या विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध कराने की बात कर रहा है। तो अनुवादक या दुभाषिया साक्ष्य अभिलेखित करते समय सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि असक्षम बालक है, मान लो मानसिक रूप से असक्षम है, शारीरिक रूप से असक्षम है, तो विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध की जाएगी और फीस के साथ। मतलब जो विशेषज्ञ वगैरह है उनको फीस दी जाएगी, ऐसे ही वो साक्ष्य रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आ जाएंगे, उनको फीस वगैरह दी जाएगी प्रॉपर तरीके से। अब फाइनली पॉक्सो बोल रहा है मेरे को बाय बाय कर दो। क्यों बाय बाय कर दो, क्योंकि आ गया चैप्टर 9। चैप्टर 9 किसके संबंध में है, प्रक्रियण के संबंध में। प्रक्रियण क्या होता है, मिसक्लिनियस होता है। जब भी हम किसी एक्ट को देखते हैं उसका लास्ट चैप्टर आता है तो वही बोलता है प्रक्रियण। प्रक्रियण क्यों होता है भाई, जो कुछ भी बचा कुचा सामान होगा ना वो प्रक्रियण अपने पास रख लेता है कि भाई कुछ भी कहीं पे भी नहीं रखा जा रहा तो लाओ मेरे अंदर दे दो, मतलब मेरे चैप्टर के अंदर डाल दो इसको। ठीक है, तो ये बोल रहा है सेक्शन 39। सेक्शन 39 क्या बोल रहा है, विशेषज्ञ आदि की सहायता लेने के लिए बालक के लिए मार्ग निर्देश। राज्य सरकार नियमों के अधीन रहते हुए बालकों के विकास के लिए मार्ग निर्देश तैयार करेगा और इसके लिए गैर सरकारी संगठन जो होंगे, विशेषज्ञ जो होंगे, कोई मनोवैज्ञानिक होंगे, उन सामाजिक कार्य वगैरह करते होंगे, चिकित्सा स्वास्थ्य आदि का अनुभव वगैरह होगा, उनकी सहायता लेगा इस तरीके का काम करने के लिए। और 40 में क्या करेगा, विधिक काउंसलर की सहायता बालक को उपलब्ध कराएगा। सीआरपीसी 1973 के 301 के परंतु के अधीन उपलब्ध कराएगा। बालक विधिक काउंसिल की सहायता लेगा और अगर वो क्या होगा, विधिक काउंसिलर के वकील की फीस वहन नहीं कर सकता है तो जो विधिक प्राधिकरण होगा वो उसको वकील उपलब्ध करवाएगा। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रोविजन सुना होगा ना आप लोगों ने, ये उसी की बात कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 41। सेक्शन 41 कहता है कतिपय मामलों में सेक्शन 3 से लेकर 13 तक उपबंधों का लागू ना होना। बालक की चिकित्सा परीक्षा के संबंध में तब तक लागू नहीं होंगे जब ऐसी चिकित्सा परीक्षा उपचार माता पिता संरक्षण की सहमति से किए जा रहे हों। ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये। इसका मतलब हो गया कि भाई जो 3 से 13 तक के उपबंध लागू नहीं होंगे जब तक कि ऐसी चिकित्सक की परीक्षा माता पिता या कोई संरक्षण हो, कोई विधिक प्रतिनिधि हो, उसके सामने नहीं किए जा रहे हो, उनकी सहमति से नहीं किए जा रहे हो। अब आ गए छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने सेक्शन। क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं सेक्शन 42 के बारे में। सेक्शन 42 क्या बोल रहा है, अनुकल्पित दंड के बारे में, अल्टरनेटिव पनिशमेंट के बारे में, कि जहां कोई व्यक्ति कई विधियों के अंतर्गत दंडनीय हो तो उस व्यक्ति को ऐसे दंड से दंडित किया जाएगा जो मात्रा में ज्यादा हो। ज्यादा पनिशमेंट की बात कर रहा है यहाँ पे, कम की पनिशमेंट की बात नहीं कर रहा, ज्यादा की बात कर रहा है। फिर आता है सेक्शन 42 क, एक ही बात कर रहा है कि अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में ना होना। इस सेक्शन को भी आपने कई बार देखा होगा, मोस्टली एक्ट्स में डाला हुआ होता है ये वाला सेक्शन। ठीक है ना। फिर आता है सेक्शन 43। सेक्शन 43 कहता है अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता। कौन करेगा ये अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, या फिर दोनों मिलकर कर लेंगी। ठीक है, फिर इसके बाद आता है अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी। अधिनियम के क्रियान्वयन की मॉनिटरी की जाएगी राष्ट्रीय आयोग के द्वारा, राज्य आयोग के द्वारा, ये बता रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग
या फिर राज्य आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर आता है नियम बनाने की शक्ति किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। फिर 46 आता है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, किसी भी तरीके की जो कठिनाई होगी ना वो दूर करने की सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारे पॉक्सो की। ठीक है, किसके संबंध में होता है पॉक्सो एक्ट, बालकों के संबंध में होता है। बालकों को कहाँ डिफाइन कर रखा है, 2D में। कौन से वाले बालक आते हैं, 18 वर्ष से कम आयु के बालक। कौन कौन से अपराध किए जाते हैं, चैप्टर 2 में जो अपराध दे रखे हैं। पनिशमेंट कहाँ दे रखा है, वो भी चैप्टर 2 में दे रखा है। ठीक है, कौन सा कोर्ट करेगा इसको एग्जामिन, स्पेशल कोर्ट करेगा। ठीक है, क्या यहाँ पे लोक अभियोजक की पॉइंट्स को दे रखा है, जी हाँ, यहाँ पे भी एपीपी के प्रोविजंस को दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए डीलर जंक्शन के साथ। और जिन लोगों ने पहले इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देख रखा है, पहले आप इनको पार्ट 1 पार्ट 2 को देख के आइए। इनको अच्छे से कवर करने के बाद अपने एक्ट के साथ इनको कवर कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट करते हुए चलिए, अपना फास्ट रिवीजन करिए इस एक्ट के साथ, पढ़ाई करते रहिए, एग्जाम जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो जुड़े रहिए डीलर जंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।